गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यहाँ पर सीजी बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। इधर पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज मैनेजमेंट कंसीडर्ड टू बी अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना जाता है। द क्वेश्चन इज, आंसर कहता है मैनेजमेंट इज सेड टू बी अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एज इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग नॉट जस्ट वन बट वेरियस डायमेंशंस। दे आर द थ्री मेन डायमेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं इन दी मैनेजमेंट। सच एज मैनेजिंग द वर्क, सबसे पहला होता है काम को मैनेज करना। द परफॉर्मेंस ऑफ ए डेफिनाइट वर्क फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद मैनेजमेंट। दिस वर्क इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड हाउ दे आर टू बी अचीव। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का पहला कर्तव्य और काम होता है कि काम को मैनेज करना, और मैनेजमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, सबको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सीक्वेंस वाइज करना है, इट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ इज द सेकेंड, मैनेजिंग द वर्क। अब लोगों को मैनेज करना। द वेरियस एम्प्लॉयज आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनको मैनेज करना भी मैनेजमेंट का ही कार्य होता है। थर्ड इज मैनेजिंग दी ऑपरेशंस। ऑपरेशन मीन्स द वर्क विच इज बीइंग डन बाय द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसको मैनेज करना भी कहलाता है मैनेजिंग दी ऑपरेशन। सो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कार्य आते हैं। मैनेजिंग वर्क, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग दी ऑपरेशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Ritu is the manager of the northern division of a large corporate house. At what level does she work in the organization? What are her basic function? रितु एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस की उत्तरी प्रभाग की प्रबंधक है। वह संगठन में किस स्तर पर काम करती है। Here we have to discuss about at which level she is working. So answer is, the level of management is discussed in the above question is middle level management. मैनेजमेंट के भी 3 लेवल होते हैं, 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ पर रितु किस लेवल को बिलोंग करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। तो मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है उसके क्या कार्य होते हैं। मिडिल लेवल, व्हाट इज द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। द फर्स्ट सेज इंटरप्रेट्स द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। वो जो सारी पॉलिसीज मतलब नियम रूल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है उसको इंटरप्रेट करने का काम मीडियम लेवल करती है। देन सेकेंड इज असाइनिंग द नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टाफ। मतलब किसको क्या कार्य करना है इसका भी काम कौन करता है, मीडियम लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, maintain close contact with operating level as to evaluate performance. maintain close contact, करीबी कांटेक्ट होना चाहिए विद ऑपरेटिंग लेवल एज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। मतलब कौन कैसा कार्य कर रहा है उसको सुपरवाइज भी करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कार्य होता है। फोर्थ, सिलेक्ट एंड अपॉइंट द एम्प्लॉयज फॉर मिडिल एंड लोअर लेवल। अपॉइंट करना एम्प्लॉयज को कि किस लेवल पर उनको रखना है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और टॉप लेवल। ठीक है। टॉप लेवल, द वर्क ऑफ द टॉप लेवल इज डन बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कोऑपरेट्स विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। मतलब कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉर्पोरेट करने का भी काम मीडियम लेवल मैनेजमेंट करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत आसानी से इफेक्टिवली होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन, क्या क्या कर्तव्य और कार्य होते हैं। प्रबंधक के कोई 3 सहायक कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग
directing, planning and controlling the efforts of organizational members and of managing organizational sources to accomplish particular goals. मतलब मैनेजमेंट का काम होता है सारे काम जो ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम होते हैं उनको सीक्वेंस वाइज किस तरह से कैसे होना है कब होना है सारी चीजें डिसाइड करना, जिसमें कि हम यहाँ पर 3 चीज डिस्कस करेंगे, द 3 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। नंबर 1 इज प्लानिंग। सबसे पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, that all comes under planning. What is to be done, when is to be done, where to done, who will do, who is the authority, who is going to perform that particular duty, ये सारी चीजें सब किसके अंदर आती है, प्लानिंग के अंदर आती है। मतलब इसमें साफ साफ लिखा है कि प्लानिंग इज द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग इन एडवांस व्हाट इज सपोज टू बी डन एंड हैज हु हैज टू डू इट। अगर हमको मान लीजिए किसी पिकनिक पर ही जाना है तो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन कहाँ होगा, कितना वक्त लगेगा पहुंचने में, किस तरह से जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीजें जो हम पहले से डिसाइड करते हैं उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। द थिंग दैट इज बीइंग डिसाइडेड इन एडवांस दैट इज ओनली सेड टू बी एज द प्लानिंग हियर। Here, this signifies establishing goals in advance and promoting a way of delivering them effectively and efficiently. In an establishment, the aim is the obtainment and sale of conventional Indian handloom and workmanship articles. They trade furnishing ready-made household items and fabrics made out of classical Indian textiles. So, planning का मतलब क्या हुआ कि जो चीज हम पहले से विचार सोच के रखते हैं कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, वही प्लानिंग कहलाती है। दूसरा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग हियर। ऑर्गेनाइजिंग इज द administrative operation of specifying, grouping tasks, duties, authorizing power and designating resource needed to carry out a particular system। मतलब अब जैसे मैंने आपको इससे पहले उदाहरण दिया था कि अगर हमको पिकनिक पे जाना है 2 दिन बाद तो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो उस चीज को प्लानिंग को सीक्वेंस में लाना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ऑपरेट करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। Here it is being mentioned, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि once a definite plan has to be set for the completion of an organizational intent, the organizing party reviews the action and resources expected to execute the program. It ascertains what actions and resources are needed. It determines who will do a distinct job, where and when it is to be done। मतलब जो चीज हमने प्लान की है उसी को ऑपरेट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज ऑब्टेनिंग द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर द राइट जॉब। मतलब in the organization, placing the right person at the right place is said to be as the staffing। सही आदमी को सही जगह पर बैठाना स्टाफिंग कहलाता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब प्लानिंग के ये सब स्टाफिंग के प्रोसेस होते हैं। Here it is being mentioned a significant perspective of the management is to make certain that the appropriate people with the apt skills are obtainable in the proper places and time to achieve the goals of the company. This is called the human resource operation and includes activities such as selection, placement, recruitment and coaching of employees। तो मैंने क्या बोला, स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉयज को छांटना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको कौन कौन से एम्प्लॉयज को रखना है। तो हमारे मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस हम यहाँ पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। प्लानिंग का मतलब डिसाइड करना कि कौन सी चीज को कैसे करना है, कब, कहाँ और कैसे करना है, मतलब पहले से डिसाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो प्लान किया हुआ है उसी को सीक्वेंस में एडमिनिस्टर करना। और स्टाफिंग मतलब
टू प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, सही इंसान को सही जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन सेज मैनेजमेंट इज द डायनेमिक प्रोसेस एक्सप्लेन। प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। गत्यात्मक मतलब जो चीज बदलती रहती है, बिल्कुल जो स्थिर एक रहती है, चेंज नहीं होती है, वो static means management is not static, it is dynamic, it is changes from time to time as per the changing environment. We also have to change the management activities. अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आया है तो हमारे मैनेजमेंट को भी बदलाव लाना पड़ता है। सो आंसर सेज दैट, ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कमिंग टू द आंसर बेटा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एज वेल एज कंटिन्यूअस, मतलब प्रबंधक एक गत्यात्मक, हमेशा बदलने वाली और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट का काम रुकता नहीं है। आफ्टर वन वर्क द सेकेंड फंक्शन इज देयर, आफ्टर सेकेंड द थर्ड फंक्शन इज देयर। ओके, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द एनवायरमेंट। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जैसे हमारे एनवायरमेंट में बदलाव आता है, मैनेजमेंट में भी बदलाव आना, मतलब हमको स्वीकार करना पड़ता है। It is a continuous process because it is an act of coordinating the efforts of people to accomplish the desired goals and objective using available resources effectively and efficiently. मतलब अगर हम एक organization, if we are running any business or organization, we have a particular goal and just the goal it should be attended. It is the work of management. मतलब हर एक organization का अपना goal होता है, तो एम होता है, लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का ही काम कौन करता है? मैनेजमेंट। इट कंटिन्यूज टिल द गोल्स आर अचीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। इट कंटिन्यू, और वो चलते रहता है जब तक कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। इसीलिए प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो बदलती रहती, बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ वो भी चेंज होती रहती है। Now coming to the next question, question number 5 says that management is an art. Explain. प्रबंध एक कला है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रबंध एक कला है, वो हमको बताना है। कला मतलब जिसमें क्रिएटिविटी, स्किल की जरूरत होती है। ओके, तो आंसर कहता है कि आर्ट refers to a personal and skillful application of existing knowledge टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में साफ साफ कि आर्ट रेफर्स टू पर्सनल एंड स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। कला वो होती है जिसमें हमारे पास अपना खुद का स्किल और क्रिएटिविटी होना चाहिए जिससे कि हम उस रिजल्ट को अचीव कर सके। नाउ सेकेंड, इट सेज दैट it can be acquired through continuous practice, creativity, personal observation and experience. Okay, इसमें ये कह रहा है साफ साफ कि इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस, और कोई भी कला कंटिन्यूस प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को कला कहा गया है, आर्ट। थर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट होने के का उदाहरण है ये कि डांसर, पोटर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, एक्टर, डिजाइनर्स एक्सेट्रा ऑल आर आर्टिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, अ मैनेजर इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। मैनेजर भी एक आर्टिस्ट होता है, क्यों? एज ही अप्लाइज हिज पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू गेट द वर्क डन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट। मतलब मैनेजर एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है कि किस तरह से उसको अपने सबऑर्डिनेट कर्मचारियों से काम करवाना है। नेक्स्ट, द वे ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय डिफरेंट पीपल डिफर्स फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर्स। द वे ऑफ गेटिंग वर्क,
वे ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय डिफरेंट पीपल डिफर्स फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर। एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज द वर्क ऑफ द मैनेजर just to look out that how he can handle the subordinate so that he can just acquire the full potential of that particular subordinate of the employees। मतलब हर तरह से मैनेजर की एक ड्यूटी होती है, ये काम होता है कि देखना कि सामने वाला जो कर्मचारी है उसके अंदर कितनी कला है, उस कला को वो बाहर पूरी तरह से निकाल सके और उसका इस्तेमाल कर सके। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट as defined by Peter F. Drucker। पीटर एफ ड्रकर द्वारा परिभाषित प्रबंध की परिभाषा लिखिए। ओके, सो इट इज मेंशन्ड, आंसर में दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन। मल्टीपर्पस इससे पहले भी बताया था ना, मल्टी डायमेंशनल मल्टीपर्पस मतलब बहुत सारे काम होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेजेस द मैनेजर। वो बिजनेस को मैनेज करता है मैनेजर, मैनेजर्स को मैनेज करता है, और वर्क को और वर्कर्स को मैनेज करता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। एक्चुअली मैनेजमेंट का काम होता है ये देखना कि what you want to do, क्या आप करना चाहते हो। आर्ट ऑफ मीन्स मैनेजर का और मैनेजमेंट का काम होता है कि ये पता लगाना कि सामने वाले के अंदर कौन सी कला है कि वो किस कार्य को अच्छे से कर सकता है और बेस्ट वे से कर सकता है। सो इट इज द डेफिनेशन विच इज बीइंग डिफाइंड बाय पीटर एफ ड्रकर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस है, प्रबंध एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। मैनेजमेंट एज अ साइंस। ओके, मैनेजमेंट, इससे पहले हमने पढ़ा ना कि मैनेजमेंट एक कला होती है, आर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस नॉलेज की जरूरत होती है मैनेजमेंट में, मैनेजर्स को चीजों को मैनेज करने के लिए, इसीलिए वो कला होती है, आर्ट। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट विज्ञान क्यों है, मैनेजमेंट को विज्ञान क्यों कहा गया है? सो कमिंग टू द आंसर हियर, इन जनरल science is a systematic and structured body of information based on practically observed discoveries, facts and events। मतलब ये साफ साफ लिखा है कि साइंस विज्ञान एक सिस्टमैटिक बॉडी है इंफॉर्मेशन का, जो किस पे बेस्ड होता है? प्रैक्टिकल चीजों पर, फैक्ट्स पर, सच्चाइयों पर। There are factual principles in science that can be confirmed and used to construct cause and effect relationship। Science and management can be compared on the basis of the following feature। क्यों साइंस कहा गया मैनेजमेंट को? आइए हम पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं इस बारे में। नंबर 1, सबसे पहले दिया गया है कि प्रिंसिपल आर फाउंडेड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मतलब बिफोर फॉर्मुलेटिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर कम्युनिकेशन, साइंटिस्ट conduct repeated tests in various settings and locations। Manager also test and try managerial principle under varied settings in different organizations। Experimentation is a feature that both management and science share। साफ साफ लिखा है कि एक्सपीरियंस मतलब अनुभव इज अ फीचर जो कि विज्ञान में भी बहुत ज्यादा जरूरी है और मैनेजमेंट में भी। देखिए, कोई भी नव सीखिया या नया सीखा हुआ इंसान मतलब ना ही मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। मतलब हियर इट इज मेंशन्ड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करना, और व्हाट आई वाज सेइंग इट्स एक्सपीरियंस, अनुभव। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए एक मैनेजर के अंदर, जिससे कि वो मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से संभाल सके। इसीलिए मैनेजमेंट को विज्ञान या साइंस कहा गया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट,
Second point, systematic body of knowledge. Actually, science is also a systematic body of knowledge and a management is also a systematic body of knowledge. इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस का दर्जा दिया गया है. यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, effective and systematic study material exists and is employed to acquire the knowledge in science. Similarly, there is a systematic and structured study material in management. There is an academic body of knowledge from which the discipline derives its practice. साफ साफ लिखा है कि जो साइंस होता है वो सिस्टमैटिक बॉडी होता है नॉलेज का, सेम एज द मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज. इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है. गॉट इट बेटा? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट नहीं, इसी के हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब पूरे विश्व में ये चीज स्वीकार होनी चाहिए. मतलब साइंस में भी हम कोई चीज ट्रूथ या फैक्ट इवेंट कैसे बनता है, जब इट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द होल यूनिवर्स. जब उसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया तब वो चीज इवेंट सच्ची मानी जाती. सेम एज साइंटिफिक प्रिंसिपल भी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, मीन्स इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द होल यूनिवर्स. Scientific principles are widely accepted and universal, applied after all observation and experiment with the same validity across the board. Management concepts, unlike scientific principles, are not universally applicable since they must be tailored to fit specific circumstances. बताया ना, देखिए साफ साफ लिखा है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सली अप्लाइड आफ्टर ऑल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट विद द सम वैलिडिटी अक्रॉस द बोर्ड. बताइए ना, मतलब ये चीज यूनिवर्सल में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज द साइंस. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, scientific principles are derived from logical and scientific observations. मतलब scientific principles are derived from logical and scientific observations. Scientists conduct logical, जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारी लॉजिकल चीज ऑब्जर्व कंडक्ट करते हैं. लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, बारीक चीजों को जो वो ऑब्जर्व करते हैं, निगरानी में देखते हैं. बिफोर पासिंग एनी प्रिंसिपल और थ्योरी, मतलब कोई सिद्धांत या कोई थ्योरी प्रिंसिपल पास करने से पहले वो उसको बहुत ही लॉजिकली ऑब्जर्व करते, बहुत कीनली. ओके, बिकॉज आउटकम्स कैन नॉट बी हाफ ट्रूथ. मतलब वो चीजें जो होती है वो आधा सच नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से सही होनी चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज maximum objectivity. Managers to observe this practice, but there is an observation of people which can never be perfectly logical or objective. Therefore, while observation forms a crucial aspect in management, behavioral and physiological subjectivities are also studied. Yes, इसीलिए इसको साइंस कहा गया, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डिराइव फ्रॉम, मतलब जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं वो लॉजिकल होने चाहिए. वैसे ही सेम जो मैनेजमेंट का थ्योरी होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए. नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ द सिमिलैरिटी. मतलब सेम, it is highly conceivable for two scientists to do the same study, separately analyze the same information under the same condition and come up with the same result. मतलब अगर दो वैज्ञानिक हैं वो साथ में, अगर अलग अलग, साथ में नहीं अलग अलग, वो एक ही स्टडी पे एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका रिजल्ट सेम होना चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि उनका रिजल्ट जो वो सिमिलर हो. वैसे ही मैनेजमेंट में अगर 4 मैनेजर एक टास्क पे काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन उनका रिजल्ट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है. On the other hand, managers are required to perform the research on the humans as experiments. So, if 2 managers investigate the same, बोला ना, अगर 2, मैंने 4 मैनेजर का बोला, इसमें साफ साफ मेंशन है
कि दो मैनेजर इन्वेस्टिगेट छानबीन करते हैं द सेम डाटा ऑन द सेपरेट ग्रुप ऑफ द पीपल, सेम डाटा अगर वो देखते हैं, दे विल नॉट रिसीव द सिमिलर रिजल्ट बिकॉज पीपल नेवर रिस्पॉन्ड सिमिलरली। ऑब्वियस है, क्योंकि लोग जो है वो सिमिलरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसमें लिखा है कि अगर दो मैनेजर किसी चीज पर पूछताछ करते सेम डाटा पर ऑन द सेपरेट ग्रुप्स ऑफ द पीपल, तो दे विल नॉट रिसीव द सेम। अगर हम लोगों से लेंगे तो वो अलग अलग रिजल्ट, लेकिन क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि वो सिमिलर हो, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हियर, एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है, प्रबंध एक प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए। ओके, अब तक इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मतलब मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एक विज्ञान है। अब पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट एक सिस्टम है, प्रणाली है, कैसे? तो आइए आंसर देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम that involves a set of interrelated and interdependent process। मैनेजमेंट एक सिस्टम है जिसके अंदर इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। इन्वॉल्व सेट ऑफ मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे मैंने कि आपको बताया कि मैनेजर एक काम करने के बाद उसके पास दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस as such as सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स वेरियस रिसोर्सेज सच एज, इंटीग्रेट मतलब इस्तेमाल करती है बहुत सारे रिसोर्सेज का, जैसे कि ह्यूमन, मैन पावर, यस, फाइनेंशियल, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। साफ साफ लिखा है कि मैनेजमेंट इंटीग्रेट वेरियस रिसोर्सेज, मैन पावर का इस्तेमाल करती है, फाइनेंस मनी का, मटेरियल का, इंफॉर्मेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसीलिए ये एक सिस्टम है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संदर्भ में प्रबंध का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संदर्भ में बताना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, ठीक है। नंबर 1, अचीविंग गोल्स। हर एक, पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बिजनेस में, तो हर एक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मोटिव या गोल होता है, तो उस मोटिव और गोल को अचीव करना ही मैनेजर का काम होता है कि हम उसको अचीव कर, मतलब उस मैनेजर का काम होता है कि ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर रही है कि नहीं। तो फर्स्ट वर्क इज ओनली द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल। The role of the manager is to provide common guidance and direction to the individual efforts for the fulfillment of organizational goals। बोला ना मैंने पहले भी आपसे बोला कि अगर का मैनेजमेंट है तो उसका मेन उद्देश्य है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य को अचीव कर रहा है कि नहीं। कमिंग टू द सेकेंड वन, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, मतलब जो सबऑर्डिनेट मैनेजर के अंडर काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू एफिशिएंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। मैनेजर का काम भी होता है सुपरवाइज करना वर्क को, किसके, अपने सबऑर्डिनेट्स के, कर्मचारियों के, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी को वो इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, हेल्प इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैंने बोला डायनामिक मतलब जो चीज बदलती रहती है। ओके, मैनेजमेंट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड impetus for an organization to transition from one phase of the development
to another and to adjust to the changing dynamic of the business environment. पहले मैंने जैसे कि आपसे पहले भी बोला कि बिजनेस का एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होते रहता है, तो ये मैनेजर का काम है कि हमारे मैनेजमेंट में बदलाव लाना है, किस तरह से लाना है और कैसे कर्मचारियों को उसके लिए मोल्ड करना है कि वो एक्सेप्ट कर लें चेंज को बहुत इजी से. नेक्स्ट, हेल्प इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इंडिविजुअल मतलब हर एक प्रत्येक का अपना लक्ष्य होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इंडिविजुअल का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, ये काम भी कौन करता है, मैनेजमेंट. ठीक है. Management help in guiding the individual towards attaining personal objective, which has a direct impact on attaining the organizational objective. Obvious है, कोई भी इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अगर ऑब्जेक्टिव पूर्ण होगा तो वो ओवरऑल हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब हमारे समाज का विकास होना. ठीक है. इट इज बीइंग मेंशन्ड by developing the organization, management help in its growth. A developed organization has some moral responsibility towards society, and it does so by creating employment opportunities, providing good quality product and the services. क्योंकि हमको क्वेश्चन में मेंशन था कि भारत के संदर्भ में प्रबंध का क्या महत्व है. मतलब मैनेजमेंट का ये भी बहुत बड़ा रोल है कि हमारी सोसाइटी किस तरह से विकास कर रही है एंड हाउ द डेवलपमेंट कैन बी डन इन द सोसाइटी. इट इज द वर्क ऑफ द मैनेजर ओनली. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. राइट द डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा है लेकिन उनमें क्या अंतर है. प्रबंध तथा प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं. स्पष्ट करते हुए इन दोनों में अंतर लिखिए. मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर्यायवाची है तो फिर भी उनमें डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? सो हियर वी आर सीइंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently. जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट का कार्य होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो अचीव कर सके. तो मैनेजमेंट का काम होता है कि देखना कि किस तरह से लोग कार्य को कर रहे हैं जिससे कि वी आर एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव और नॉट. लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन refers to the group of individuals who are in charge of creating and enforcing rules and regulations, or those in leadership positions who complete important tasks. एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का ग्रुप होता है, इंडिविजुअल्स का, जिसको अलग अलग कार्य का चार्ज दिया जाता है ये देखने के लिए जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, according to MC Palland, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. मतलब कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे का पर्यायवाची है. थैंक यू क्लास.